गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। स्टार्ट करेंगे हम आज का अपना लेक्चर। प्रीवियस क्लास में हमने सेक्शन 145 ऑफ आईपीसी तक कंप्लीट कर लिया था, मींस अनलॉफुल असेंबली और उसकी पनिशमेंट और कब जो है मेंबर माना जाएगा अनलॉफुल असेंबली का पर्सन, है ना। डेडली वीपन के साथ अगर अनलॉफुल असेंबली ज्वाइन किया तो कितनी पनिशमेंट मिलेगी, और ये जानते हुए कि अभी एक जो असेंबली है वो अनलॉफुल असेंबली में कन्वर्ट हो चुकी है, उसके बाद भी वो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर बना होता है तो कितनी पनिशमेंट मिलेगी 145, ये सब हम देख चुके हैं। आज हमें देखना है सेक्शन 146 से, यानी कि रियोटिंग से। ठीक है, तो 140 देखिए 146 में क्या कहा गया है। whenever force or violence is used by an unlawful assembly or by any member thereof in prosecution of the common object of such assembly, every member of such assembly is guilty of offense of reopening। ठीक है, क्या कहा गया है इसमें। इसमें कहा गया है, हिंदी में भी देखेंगे एक बार, जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसी जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होगा। तो रियोटिंग इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली का आगे वाला स्टेप है रियोटिंग। अनलॉफुल असेंबली में 5 या 5 से अधिक मेंबर्स मिलकर के वो 5 ऑब्जेक्ट्स में से किसी ऑब्जेक्ट को, मतलब जो हमने पढ़ा है 141 में कि वो 5 ऑब्जेक्ट करने के पर्पज से जो है 5 या 5 से अधिक मेंबर जो है क्या हुए, असेंबल्ड हुए हैं। क्यों असेंबल्ड हुए हैं, वो 5 ऑब्जेक्ट्स को करने के लिए। तो जैसे ही वो असेंबल्ड हुए और वो 5 ऑब्जेक्ट की उन्होंने क्या करा कि भाई अपन को जो है यहाँ पर क्रिमिनल फोर्स का यूज करना है, आतंकित करना है सरकार को। पहले तो 5 लोग मिले, ठीक है ना, और 5 लोग मिलकर के अपना कॉमन ऑब्जेक्ट को सेट करके, जैसे ही अब उस कॉमन ऑब्जेक्ट जो अनलॉफुल असेंबली के जो मेंबर्स हैं, उस कॉमन ऑब्जेक्ट के कॉन्सिक्वेंस में जैसे ही कोई मेंबर फोर्स का, बल का उपयोग करेगा या वायोलेंस का उपयोग करेगा, जो फोर्स है वो 349 आईपीसी में डिफाइंड किया गया है। इसको हम आगे समझेंगे कि फोर्स एक्चुअली में होता क्या है ना। अभी आप जनरल भाषा में बल का उपयोग कर दीजिए, मतलब बल मतलब धक्का दे दिया किसी को, मतलब अपन ने मोशन कर दिया किसी चीज में। फोर्स का मतलब होता है कि इस तरीके से आप किसी वस्तु को या अपने हाथ पैरों को इस तरीके से उपयोग करते हैं कि आप किसी दूसरे की पोजीशन में चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसको हम डिटेल में 349 में समझेंगे फोर्स क्या होता है। तो देखो, जब कभी भी अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स जो उनका कॉमन ऑब्जेक्ट है जिसके लिए वो असेंबल्ड हुए थे, उसके कॉन्सिक्वेंस में हिंसा और बल का प्रयोग कर देते हैं, मतलब अब इन्होंने क्या करा, कोई ना कोई एक्ट कर दिया। तो जैसे ही ये कोई ना कोई एक्ट करते हैं बाय फोर्स और वायलेंस, हिंसा और बल का उपयोग जैसे ही करते हैं, तो हर मेंबर असेंबली का काय के लिए दायित्व हो जाता है, तो फिर कहलाने लगता है कि अब बलवा हो गया। अब अगर अनलॉफुल असेंबली के लिए 5 और 5 से अधिक पर्सन इकट्ठे हुए, सपोज करो 5 और 5 से अधिक पर्सन इकट्ठे हुए और इन्होंने कहा कि अपन को क्या करना है कि कल सरकार के खिलाफ जो है मोर्चा निकालना है, अपन लोग जो है मोर्चा निकालेंगे और उसमें ना पत्थर वगैरह ले लेंगे और अपन पत्थर वगैरह मारेंगे। अभी ये जो है इन लोग क्या कर रहे थे कि मिलकर के ऐसा कॉमन ऑब्जेक्ट कर रहे थे कि चलो इकट्ठे हो, कॉल कर दिया सबको कि आओ भाई जो है अपन को जो है संसद के सामने चलना है, पार्लियामेंट के सामने चलना है, और पार्लियामेंट के सामने अपन लोग जाएंगे और वहां पत्थर फेंकेंगे। तो ये अभी अनलॉफुल असेंबली थी। अब जैसे ही ये लोग पार्लियामेंट के सामने पहुंचते और पत्थर उठाकर मारना शुरू कर देते, तो जैसे ये पत्थर उठा के मारना शुरू करते, मतलब क्या हो जाता, रियोटिंग में कन्वर्ट हो जाता। और ऐसा नहीं हो पाता तो मतलब ये लोग डिसाइड करते लेकिन ये लोग कुछ कर पाते उससे पहले पुलिस आके इनको पकड़ लेती, तो वो रियोटिंग बलवा में नहीं कहलाता, फिर वो अनलॉफुल असेंबली तक सीमित हो जाता। तो वो सारे मेंबर्स अनलॉफुल असेंबली के लिए चार्ज होते 142 के अंतर्गत, सॉरी 143 के अंतर्गत। अगर डेडली वीपन लिए होते तो कौन सी सेक्शन के अंतर्गत होते, 144 के अंतर्गत होते। ठीक है, और अगर इसके कॉन्सिक्वेंस में जैसे ही उन्होंने फोर्स और वायलेंस का यूज कर दिया मेंबर ने, तो ये कन्वर्ट हो गया बलवा में, रियोटिंग में। ठीक है, बात समझ में आई, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। यस मैम। है ना, तो डिफरेंस क्या है रियोट और अनलॉफुल असेंबली। देखिए यहाँ रियोटिंग और अनलॉफुल असेंबली में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि इफ द पार्टीज असेंबल इन अ
tumultuous manner and actually execute their purpose with violence. It is a riot. क्या है कि यदि जो पार्टी असेंबल हुई है वो बहुत ही अशांति प्रिय ढंग से असेंबल हुई है और एक्चुअली में ये लोग हिंसा का उपयोग, हिंसा को एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना, एक्चुअली में हिंसा को एग्जीक्यूट किया है, हिंसा का प्रयोग किया है, तो ये रियोट है। लेकिन बट इफ दे मैरिली मीट अपॉन अ पर्पस विच इफ एग्जीक्यूटेड वुड मेक देम रियोटर्स, लेकिन यदि वो सिर्फ मिलने के पर्पस से इकट्ठे हुए हैं, क्या किस पर्पस से इकट्ठे हुए हैं, मीटिंग करने के पर्पस से कि हमें जो है क्या करना है, तो अगर वो जिस जिस पर्पस से इकट्ठे हुए हैं अगर वो उसको एग्जीक्यूट कर देंगे तो वो रियोटर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सिर्फ मिले हैं और मिलकर के जो वो 5 ऑब्जेक्ट बताए हैं 141 में, उन पर मिलकर के अभी सिर्फ चर्चा चल रही है या वो लोग बात कर रहे हैं किस तरीके से करना है, तब तक अनलॉफुल असेंबली है। और जैसे ही उसको एग्जीक्यूट करेंगे और एग्जीक्यूट करने में बल और हिंसा का प्रयोग कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, रियोट हो जाएगा। एंड हैविंग डन नथिंग, मतलब अभी सिर्फ वो इकट्ठे हुए हैं और किया कुछ नहीं है। दे सेपरेट विदाउट कैरिंग देयर पर्पस इनटू इफेक्ट, और क्या हुआ, इन लोगों ने प्लान किया आज की कल ऐसा ऐसा करना है, ठीक है, 5 और 5 से अधिक लोग मिले और मिलकर के इन्होंने क्या कहा कि कल अपन को 8 बजे जो है यहाँ यहाँ चलना है, यहाँ पर चल के ऐसा ऐसा करना है। तो ये अनलॉफुल असेंबली गठित हो गई और ऐसा करके किया कुछ नहीं है, ये लोग अलग अलग हो गए, अभी कुछ इफेक्ट में नहीं किया, तो ये अनलॉफुल असेंबली है। और जैसे ही इसके अग्रसर में अब इन्होंने हिंसा और वायलेंस का यूज कर दिया तो ये बलवा हो गया, ठीक है। तो जैसे ही इफेक्ट में लाएंगे अनलॉफुल असेंबली के ऑब्जेक्ट को तो वो क्या हो जाएगा, रियोटिंग हो जाएगा। इट इज ओनली द यूज ऑफ फोर्स दैट डिस्टिंग्विश रियोटिंग फ्रॉम एन अनलॉफुल असेंबली। तो सिर्फ बल और हिंसा है जो अनलॉफुल असेंबली को बलवा से डिफ्रेंशिएट करती है। ठीक है, बात समझ में आई, कोई यहाँ पर डाउट? कॉमन ऑब्जेक्ट जो है वो मेन इंग्रेडिएंट है, ध्यान रखना कि द mere यूज ऑफ फोर्स by a number of men assembled does not render all of them liable for rioting, है ना। कि मतलब सपोज करो कि किसी मेंबर ने फोर्स का यूज करा, बल का यूज कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रियोटिंग का लाइबल हो गया। कॉमन ऑब्जेक्ट के कॉन्सिक्वेंस में होना चाहिए। द एसेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट लाइज इन द यूज ऑफ फोर्स टू अचीव कॉमन पर्पस। जो आपका कॉमन ऑब्जेक्ट है उस पर्पस को फुल अटेन करने के लिए यदि आपने फोर्स का यूज किया है किसी मेंबर ने तो वो रियोटिंग में कहलाएगा। ऐसा नहीं कि पता चला वो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर तो है लेकिन क्या हुआ कि पता चला जो 8-10 मेंबर्स थे उन दोनों की आपस में ही लड़ाई हो गई, तो उनने वहां पर एक दूसरे में बल का उपयोग कर दिया, तो नहीं कहेंगे कि ये रियोटिंग हो गई। जो कॉमन ऑब्जेक्ट है, जिस कॉमन ऑब्जेक्ट को लेकर के अनलॉफुल असेंबली बनाई गई थी, उस कॉमन ऑब्जेक्ट के कॉन्सिक्वेंस में उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको अटेन करने के लिए जब कोई मेंबर फोर्स का या वायलेंस का यूज करेगा तब वो कहा जाएगा कि उसने क्या किया है, कॉमन ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए फोर्स का यूज किया और वो रियोटिंग है। ठीक है, सडन क्वेरल वाला पॉइंट याद रखना कि सडन क्वेरल, अचानक जो लड़ाई होती है, अचानक लड़ाई कभी भी रियोटिंग के लिए लायबल नहीं होती। आप लोग चाहो तो इस पॉइंट को मेंशन कर लो, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं ये पॉइंट, है ना, तो आप लोग इसको लिख लीजिए। सडन क्वेरल, तो if a number of persons assembled for any lawful purpose suddenly quarreled without any previous intention or design, they would not be liable for rioting। ठीक है ना, तो जो सडन क्वेरल जो होती है जो बिना किसी प्रीवियस इंटेंशन के होती है, माइक बंद कीजिए, विदाउट एनी प्रीवियस इंटेंशन और डिजाइन,
not liable for rioting। ध्यान रखना, ठीक है, कि जो भी अचानक से जो लड़ाई होती है, अचानक लड़ाई, वो भी कैसी, बिना प्रीवियस इंटेंशन और डिजाइन के है, तो कभी भी बलवा के लिए वो क्या है, रियोटिंग के लिए कभी भी वो नहीं होगी, ठीक है। अब इसके बाद एक पॉइंट आता है आपका इस पर, ये हम किसके इन पॉइंट्स देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं वन अपने इसके रियोटिंग के 146 है ना, ये सेक्शन 146 पे पढ़ रहे हैं हम, ध्यान रखना 146। हाँ, सेकंड इसमें आ जाता है आपका क्या, सेकंड आ जाता है आपका स्पेक्टेटर, दर्शक या वेफेयरर्स, दर्शक या फिर इनको क्या बोलते हैं, राह चलते लोग, राह चलते लोग, है ना। अब क्या हुआ कि आपने देखा है, हम रास्ते से जा रहे हैं, अचानक से लड़ाई हो गई है बहुत से दो तीन लोगों की, तो क्या होता है, लोग वहां खड़े होकर देखने लगते हैं। तो ये इनकी क्या मतलब लाइबिलिटी है, अगर सपोज करो अनलॉफुल असेंबली, 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलकर तो अपना ऑब्जेक्ट फुलफिल करने में कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, मतलब आतंकित कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, या यूज ऑफ फोर्स कर रहे हैं, या प्रोसेस ऑफ लॉ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो स्पेक्टेटर्स हैं या जो ये राह चलते लोग हैं जो रुक करके देखने लगते हैं, इनकी क्या लाइबिलिटी है, तो ध्यान रखना है, स्पेक्टेटर्स एंड वेफेयरर्स etc attracted to scheme of rioting by curiosity as generally happened in the countryside when a riot is often when a riot or offense is going on should not by reason of their mere presence at the scene of rioting scene of rioting by help to be member of unlawful be held to be member of unlawful assembly or rioters। तो सिर्फ इस कारण से कि वो वहां पे प्रेजेंट है उस स्कीन पर जहां पर ये झगड़ा हो रहा है, या जहां पर कोई अपराध हो रहा है, या अनलॉफुल असेंबली या रियोटिंग हो रहा है, वहां पर लोग बाग जो खड़े होकर देख रहे हैं, तो सिर्फ इस कारण से कि वो वहां पर प्रेजेंट है और खड़े होकर देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स हैं, ठीक है। तो दे आर नॉट लाइबल, but of course if they are proved to have marched with the rioters for a long distance, लेकिन यदि ये प्रूफ हो जाए कि जो रियोटर्स थे, जो बलवा करने वाले लोग थे, उनके साथ ये जो मतलब जिस पर आरोप लगा है कि ये भी अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है, तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि नहीं सर, हम वहां पर सिर्फ खड़े थे, हम उसका पार्ट नहीं है। लेकिन अगर ये प्रूव्ड हो जाता है कि ये पर्सन जिसके ऊपर आरोप लगाया गया कि ये भी अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है, जो कह रहा है कि नहीं मैं तो वहां पर खड़े होकर देख रहा था, अगर ये प्रूफ हो जाएगा कि ये भी जो है जो रियोटर्स थे उनके साथ जो है मार्च कर रहा था, मतलब इनके साथ रैली में ये भी था और नारे लगा रहा था जोर जोर से और पत्थर फेंक रहा था, अगर ये प्रूफ हो जाएगा, देन मतलब ये चीज उस पर इल्जाम लगाया गया, तो फिर इट विल बी फॉर देम टू प्रूव देयर इनोसेंस अंडर सेक्शन 106 ऑफ एविडेंस एक्ट। तो फिर 106 एविडेंस एक्ट के तहत इनको प्रूफ करना पड़ेगा कि वो इनोसेंट है, ठीक है। बाकी नॉर्मल रूल क्या है कि जो स्पेक्टेटर्स और वॉरफेयरर्स वेफेयरर्स होते हैं, राह चलते लोग होते हैं जो रुक जाते देखने लगते हैं, तो इनकी कोई लायबिलिटी होती नहीं। अगर लेकिन आरोप लगा दिया जाए, देख लिया गया कि नहीं यार ये भी रैली में शामिल था और पकड़ लिया जबरदस्ती, और सपोज करो आप इनोसेंट है, हो सकता है आप रैली में नहीं हो, आपको तो जाना था जल्दी, आप लेट हो रहे थे, आपने कहा यार इतनी भीड़ है कहाँ तक घंटे भर तक करेंगे, हम निकल जाए इसको पार करके, उतने में किसी ने आप पर पकड़ लिया पुलिस वालों ने, आप वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे, उतने में पुलिस वालों ने पकड़ लिया, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप इनोसेंट हो। तो कहाँ से प्रूफ हो गए, 106 ऑफ आईपीसी से, सॉरी 106 ऑफ एविडेंस एक्ट से आपको अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करना होगा, ठीक है ना। बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट्स स्पेशली विद इन नॉलेज। क्लियर, कोई डाउट यहाँ पर? नो मैम। ओके, अब इसके बाद
ठीक है, ये हो गई आपकी सेक्शन 146। नेक्स्ट देखते हैं 147। 147 में पनिशमेंट बताइए, बलवा करने के लिए दंड कितना है? तो whoever is guilty of rioting shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। 2 साल तक का जुर्माना हो सकता है, या फाइन हो सकता है, या दोनों हो सकता है। बलवा करने के लिए दंड याद रखना, 2 साल तक का 2 साल तक का कारावास, या फाइन, या दोनों। ठीक। 148 देख लीजिए, रियोटिंग आर्म्ड विद डेडली वेपन। तो जैसे अनलॉफुल असेंबली था, वैसे यहाँ पर है कि अब वायलेंस और बल का बता दीजिए, क्या हुआ? केस लॉ बता दीजिए कुछ। कौन सा केस लो बता दूं? केस लॉ का नेम है इसमें 146 में। 146 में नहीं लिखवाया अभी मैंने कोई केस लो। 146 में नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट कोई केस लो 146 का एज सच। ठीक है, हाँ। 148 में क्या है? 148 में है रियोटिंग आर्म्ड विद डेडली वेपन, घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा करना। तो अब देखो वही सेम जैसा अनलॉफुल असेंबली में पढ़ा था, अब यहाँ पर भी हु इज गिल्टी ऑफ रियोटिंग बीइंग आर्म्ड विद डेडली वेपन और विद एनीथिंग which used as a weapon of offense is likely to cause death shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। तो जो कोई घातक आयुध से या किसी ऐसी चीज से जिससे आक्रमण आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्युकारित होना संभाव्य है, मतलब या तो आप कुछ डेडली वेपन लिए हो या फिर ऐसे कोई चीज लिए हो जिससे यदि आप आर्म के तौर पे यूज करो तो उससे किसी न किसी की डेथ हो जाए, होना संभव आप जानते हो, ऐसे सज्जित होते हुए बलवा करने का दोषी है, तो फिर आपकी सजा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3 साल का कारावास या फाइन या दोनों, है ना। तो ये क्या है? एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ रियोटिंग है, मतलब और ज्यादा कहना चाहिए संगीन तरीके से आप रियोटिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए ज्यादा पनिशमेंट है। वहां 2 ईयर्स है, यहाँ 3 ईयर्स है ना। इस पे जरूर एक केस लॉ है, वो लिख लीजिए। स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश सेक्शन 148 पे लिख लीजिए केस लॉ, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस THAKKI DIRAM थक्कीदरम रेड्डी। 1998 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये इसका केस लॉ है। ये हो गई आपकी 148। नेक्स्ट 149। पहले सबसे पहले हमने 149 ही पढ़ी। अब देख लेते हैं हम 149 तो हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले 151 knowingly joining or continuing in assembly of 5 or more persons after it मैम has 150 been 150 नहीं पढ़ना है, वो 50 छोड़ दो। 150 इंपॉर्टेंट नहीं है, वो छोड़ दो, सिर्फ 151 पे आ जाओ। ठीक है, knowingly joining or continuing in assembly of 5 or more persons after it has been commanded to disperse। 5 या अधिक व्यक्तियों के जमाव को बिखर जाने के समादेश दिए जाने के पश्चात उसमें जानते हुए सम्मिलित होना या बने रहना। ये इससे मिलती जुलती सेक्शन हमने अभी और भी पढ़ी थी। कौन सी पढ़ी थी बताओ जरा, कल की क्लास में डिस्पर्स वाली? मैम 145। यस, यहाँ और यहाँ अंतर कुछ समझ में आ रहा है? 145 में अनलॉफुल असेंबली है, लेकिन यहाँ सिर्फ असेंबली है। तो
अंतर याद रखना, सेक्शन 145 में जो डिस्पर्स होने का कमांड मिला है वो अनलॉफुल असेंबली को मिला है, लेकिन यहाँ पे सिंपल असेंबली की बात हो रही है 151 में, ओनली असेंबली, अनलॉफुल असेंबली नहीं। मतलब 5 या अधिक व्यक्ति ऐसे ही नॉर्मल, कोई उनका क्रिमिनल इंटेंशन या क्रिमिनल ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए असेंबल्ड नहीं हुए हैं, ऐसे ही 5 या 5 से अधिक लोग जो है एक जमाव बनाकर खड़े हैं। लेकिन अभी जैसे कोरोना चल रहा है तो भाई अनाउंसमेंट हो रहा है ना आए दिन कि भैया झुंड में नहीं खड़े होना है, अलग हो जाइए। तो अगर आप अलग नहीं होते तो यहीं आ जाएंगे, क्यों? क्योंकि आप कोई अनलॉफुल असेंबली तो क्रिएट कर नहीं रहे हो, वो 5 ऑब्जेक्ट के लिए तो आप इकट्ठे हुए नहीं हो। तो ये है वो धारा, तो ध्यान रखो 151, whoever knowingly joins or continues in any assembly or of 5 or more persons likely to cause a disturbance of public peace, यहाँ पे public peace disturb कर रहे हो आप, after such assembly has been lawfully commanded to disperse shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with fine or with both। तो 145 में तो कितनी पनिशमेंट थी? 2 years और फाइन और बोथ। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे अनलॉफुल असेंबली नहीं, सिंपल असेंबली है, इसलिए पनिशमेंट कम हो गई। कितनी हो गई? 6 मंथ या फाइन या दोनों। क्या है इसमें? एक बार हिंदी में पढ़ लीजिए। जो कोई 5 या अधिक व्यक्तियों के किसी जमाव में जिससे लोक शांति में विघ्न कारित हो, तो यहाँ पे मेन इंग्रेडिएंट क्या हो गया? लोक शांति में विघ्न कारित होने के मतलब आपके इकट्ठे होने से क्या हो रहा है? लोक शांति भंग हो रही है, तो आपको कमांड दिया गया है डिस्पर्स होने के लिए। ठीक है, लोक शांति में विघ्न कारित होना संभाव्य हो ऐसे जमाव को बिखर जाने का समादेश विधि पूर्वक दे दिए जाने पर जानते हुए सम्मिलित होगा या बना रहेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है ना? तो फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस सेक्शन द असेंबली ऑफ 5 or more persons need not be an unlawful assembly, but if such assembly is likely to cause a disturbance to the public peace, then joining or continuing in such assembly after it has been commanded to disperse is punishable. However, such joining or continuing must be with the knowledge that it is likely to cause a disturbance of the public peace and that it has also been commanded to disperse. ठीक, तो बस इतनी सी बात है। पब्लिक पीस याद रखना कि 141 में सिंपल असेंबली है, और क्यों उसको ऑर्डर दिया गया है डिस्पर्स होने का? क्योंकि ऐसा संभावना है कि उससे पब्लिक पीस डिस्टर्ब होगी, उसके बाद भी वो बना रहता है, तो 151 में पनिशमेंट है। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? नो मैम। ठीक है, आज हमें इतना ही पढ़ना था 151 तक, आगे का कल से पढ़ते हैं। ठीक है? Okay, ma'am. Thank you. Good. यस मैम, थैंक यू मैम, गुड नाइट। गुड नाइट।